हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, कल के वीडियो में हम स्टार्ट किए थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में कल के वीडियो में भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन देखे थे, उसके क्रम के बारे में देखे थे। साथ ही सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनियां आई थी उसके बारे में हम पढ़े थे। तो ये वीडियो कल अपलोड हो गया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज सेकेंड वीडियो है। कल हम लोग पुर्तगाली पढ़े, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज के बारे में पढ़े, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो पढ़ेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इससे पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, सारा थ्योरी आपको कवर कराया जा रहा है, एक भी पॉइंट नहीं छूट रहा है। आप लोग बस अच्छे से थ्योरी कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। 90% ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा। 10% अगर जो छूटता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है उसको एक जगह अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रांसीसी के बारे में। ठीक है, और साथ ही दोस्तों दूसरा टॉपिक जो हम करने वाले हैं आज के वीडियो में वो भी बता दें आपको, ताकि वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। दूसरा टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो करेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, इसमें दोस्तों प्लासी और बक्सर का युद्ध और जैसे बंगाल में पूरा गतिविधि हुआ था सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और फ्रांसीसी सरकार का इस पे कड़ा नियंत्रण था। ठीक है, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक तरह की कंपनी थी, लेकिन इस पे फ्रांसीसी जो फ्रांस का सरकार था उसका सबसे ज्यादा नियंत्रण था और बाद में जाकर यही इसके डूबने का मुख्य कारण भी बनता है, देखेंगे। प्रथम कोठी की बात करें तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी मतलब की फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में बनाया था। कहां पे बनाया था? तो सूरत में स्थापित किया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा। फ्रैंको कैरो द्वारा। ठीक है, ये एक फ्रांसीसी था, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पूछा जाए प्रथम कोठी कहां पे? तो 1668 ईस्वी में सूरत में। सूरत गुजरात में है, आप लोग जानते होंगे, और फ्रैंको कैरो के द्वारा। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना की जाती है। तो पौंडीचेरी की स्थापना, पौंडीचेरी आप लोग जानते हैं एक यूनियन टेरिटरी है भारत का, और अभी करंट में उसकी स्थापना जो हुई थी 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा, और मार्टिन जानते हैं ये फ्रांस का था। फ्रांसिस मार्टिन पौंडीचेरी की स्थापना करता है और यहाँ की कोठी को किलाबंदी कर इसका नाम रखता है फोर्ट लुई। तो अगर पूछे कि जो पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों की कंपनी थी उसका कोठी थी उसका क्या नाम था, तो उसका जो कोठी था उसका नाम था फोर्ट लुई। इसका किलाबंदी किया गया था। ठीक है, ये पौंडीचेरी में था। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में 3 युद्ध होता है। ठीक है, अब अंग्रेज भी अपना सत्ता का विस्तार कर रहे थे, धीरे धीरे भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे थे और व्यापार कर रहे थे। फ्रांसीसी भी कर रहे थे। दोनों काफी मजबूत स्थिति में थे। दोनों के बीच टकराव होता है, obvious सी बात है, दोनों के बीच टकराव होता है और दोनों के मध्य दोस्तों 3 युद्ध होता है। ठीक है, 3 युद्ध होता है। ठीक है, कितने? तो 3 युद्ध। ठीक है, और तीनों युद्ध को दोस्तों नाम दिया जाता है कर्नाटक का युद्ध, और इसी जानते हैं हम लोग कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो 3 कर्नाटक का युद्ध देखेंगे हम लोग, जो कि किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। ईस्वी भी इंपॉर्टेंट है युद्ध का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसका कारण क्या था? इस युद्ध का जो कारण था दोस्तों वो था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, एक्चुअली ये भारत से बाहर का बात है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। और जैसे ही वहां पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध होता है, भारत में भी फ्रांसीसी कंपनी
और इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी में यही जो होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण होता है। ठीक है, तो इसको भी पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। इतना ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, क्या रहेगा, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, इतना आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब पूछा जाता है कि इस युद्ध की समाप्ति कब होती है, तो ये युद्ध 1748 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। एक संधि होता है दोनों के बीच, एक्स ला सेपेल की संधि। ठीक है, एक्स ला सेपेल की संधि, ये संधि भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो एक्स ला सेपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और कब समाप्त हुआ था, तो 1748 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध में संधि भी हो गई। अब देखिए इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है सेंट टोमे का युद्ध। इसको याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सेंट टोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में लड़ा गया था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में लड़ा गया था। ठीक है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और डुप्ले जो है दोस्तों फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन था जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, तो फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले था। भारत में डुप्ले था। ठीक है, भारत में डुप्ले दोस्तों काफी सूझबूझ वाला व्यक्ति था, और फ्रांसीसी उस समय अंग्रेजों से आगे चल रहा था। आप देखेंगे कि युद्ध में जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है तो स्टार्टिंग में डुप्ले क्या करता है, जीत जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 1749 से 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। इसका जो कारण था दोस्तों, वो कारण था कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष। होता क्या है कि कर्नाटक और हैदराबाद दोनों जगह उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। मतलब कि बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में दो लोग होते हैं। देखिए, एक होता है चंदा साहेब, ठीक है, और दूसरा होता है, देखिए कर्नाटक में बात करेंगे अनवरुद्दीन। ये दोनों कर्नाटक में होते हैं, अनवरुद्दीन और चंदा साहेब। चंदा साहेब को दोस्तों फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था। चंदा साहेब को डुप्ले का समर्थन प्राप्त था कर्नाटक में, और अनवरुद्दीन को अंग्रेज का समर्थन प्राप्त था। अब ये दोनों देखिए, एक चंदा साहेब जो कि इंडियन है, अनवरुद्दीन ये भी इंडिया का था, लेकिन इसको डुप्ले लड़वा रहा है, फ्रांसीसी लड़वा रहा है चंदा साहेब को। किससे, अनवरुद्दीन से, और अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा है, अंग्रेज। और इस तरीके से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से अंग्रेज और डुप्ले, मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हो जाता है द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में। और दूसरा, साथ ही साथ दूसरा युद्ध भी होता है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच। ठीक है, ये होता है दोस्तों हैदराबाद में। ये भी दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी होता है। ठीक है, इस युद्ध में मुजफ्फर जंग विजय हो जाता है। ठीक है, और इसमें इधर कर्नाटक में भी दोस्तों चंदा साहेब विजय हो जाते हैं। ठीक है, दोनों जगह दोस्तों कौन विजय हो जाता है, तो फ्रांसीसी के समर्थन वाला जो रहता है वो विजय हो जाता है। ठीक है, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग नासिर जंग को हराने में कामयाब हो जाता है। तो इस तरीके की सिनेरियो थे। उस समय अंग्रेज सपोर्ट कर रहा था नासिर जंग को हैदराबाद में, और फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फर जंग को। ठीक है, तो देखिए युद्ध होता है दोनों के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। फाइनली जो युद्ध हो जाता है किसके बीच हो जाता है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच इनडायरेक्टली। इसी युद्ध, पहला जो युद्ध होता है दोस्तों कर्नाटक में, इसका नाम दिया जाता है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध जो होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। तो इसको भी याद रखिएगा, कर्नाटक में होता है अंबूर का युद्ध। ये पूछा जाता है कि अंबूर का युद्ध होता है वो किस कर्नाटक युद्ध में होता है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होता है। और कब होता है, तो 1749 ईस्वी में होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो कर्नाटक में। इसमें दोस्तों चंदा साहेब और अनवरुद्दीन के बीच युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अनवरुद्दीन जो है वो मारा जाता है, और कर्नाटक का नया शासक बनता है चंदा साहेब। ठीक है, कर्नाटक का नया शासक बनता है। और जब चंदा साहेब कर्नाटक का नया शासक बनता है, तो उसके बाद चूंकि फ्रांसीसी इसको सपोर्ट किए रहते हैं, तो फ्रांसीसियों को 80 गांव पौंडीचेरी के पास दे देता है कि भाई लो, हम युद्ध जीत गए, तुम हमको सपोर्ट किए तो ठीक है, हम खुश होके कितना, तो फ्रांसीसियों को चंदा साहेब जो है 80 गांव पौंडीचेरी दे देता है। लेकिन दोस्तों
अंग्रेज यहां हार तो जाता है, अंग्रेज का जो समर्थन प्राप्त रहता है, लेकिन अंग्रेज यहां चुप नहीं रहता है। वो फिर से जाके क्या करता है, युद्ध की तैयारी करने लगता है। कर्नवालिस आता है, उसके नेतृत्व में युद्ध की तैयारी होने लगता है, और फिर बाद में फ्रांसीसियों को क्या करता है, अंग्रेज पराजित कर देता है। और इसलिए बोला जाता है कि द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसियों को भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद डुप्ले को क्या किया जाता है, फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। चूंकि आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पे किसका अधिकार था, नियंत्रण में था, तो फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, द्वितीय युद्ध के समय डुप्ले को ही क्या करते हैं, वापस बुला लेता है। और डुप्ले जो है दोस्तों काफी योग्य सैनिक रहता है, फ्रांसीसी का सेनापति रहता है, वायसराय। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही डुप्ले को वापस बुला जाता है, यही फ्रांसीसियों के लिए जो होता है एक क्या हो जाता है, घाटे का सौदा हो जाता है। उसके जगह पे जो गोहेडू आते हैं, नए फ्रांसीसी गवर्नर बन के, वो उतना योग्य नहीं होते हैं, और यहीं से दोस्तों क्या होता है, फ्रांसीसियों का पतन होने लगता है। ठीक है, और इसमें जो संधि होती है पौंडीचेरी की संधि, क्या होती है, पौंडीचेरी की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो जाता है। 1755 ईस्वी में युद्ध विराम हो जाता है। ठीक है, युद्ध विराम हो जाता है 1755 ईस्वी में। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है कब किस संधि से समाप्त होता है, तो पौंडीचेरी के संधि से। ठीक है, लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, तीनों संधि आपको याद हो जाएगा। पहले डुप्ले के नेतृत्व में दोनों जगह फ्रांसीसी समर्थन की जीत हुई। जैसे आप लोग देखें, दोनों जगह हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी फ्रांसीसी समर्थित की जीत हुई, परंतु अंत में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा देता है। अंत में क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रांसीसी काफी कमजोर हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, अंग्रेज भी दोस्तों चुप नहीं बैठने वाला था। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। ठीक है, इसका जो कारण रहता है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, और साथ ही भारत में चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर भी दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण है। बेसिकली जो पूछा जाता है वो सप्तवर्षीय युद्ध रहता है ऑप्शन में, कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो क्या था, तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आने वाला जो बंगाल टॉपिक है जिसमें बंगाल पे कैसे अंग्रेज अधिकार करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीच में नहीं भागिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद है दोस्तों वांडीवास का युद्ध, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इसको, क्योंकि ये युद्ध पूछा जाता है। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था दोस्तों जनवरी 1760 ईस्वी में, याद रखिएगा, पूरा याद रखना है, जनवरी 1760 ईस्वी में। कई बार ऑप्शन में इस तरीके से दे दिया जाता है 1760 जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 1760 ही दिया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है, और इस युद्ध में अंग्रेज क्या होता है, पूर्णतः जीत जाता है और फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है, क्योंकि दोस्तों डुप्ले को बुला लिया जाता है। उसके बाद जो वायसराय आते हैं, गवर्नर आते हैं इसके, वो उतने योग्य नहीं होते हैं। फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध में, तो कॉन्ट डी लाली, नाम इसको याद रखिएगा, लाली, कॉन्ट डी लाली इसका पूरा नाम रहता है दोस्तों, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो वांडीवास का युद्ध होता है उसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। ठीक है, वहीं बात करें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो आयरकूट कर रहा था, सर आयरकूट, ये जो है दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। तो पूछा जाता है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो जनवरी 1760 में। किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता था, तो अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीसियों की पराजय होती है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कॉन्ट डी लाली। और अब अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सर आयरकूट। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। वांडीवास के युद्ध के बाद पौंडीचेरी जो जिसको
मेन केंद्र था फ्रांसीसियों का, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और फ्रांसीसी के भाग का निर्धारण हो जाता है। वांडीवास के युद्ध से ही क्या होता है, फ्रांसीसी के भाग का निर्धारण हो जाता है कि वो भारत में व्यापारी के रूप से टिकेगा या नहीं टिकेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है, तो वांडीवास के युद्ध के बाद ही फ्रांसीसियों का लगभग पतन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें भी संधि होती है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, अब देखिए तीनों संधि आप लोग याद रख सकते हैं। पहले में क्या था, इसको याद रख रहे, ए पा पे। ठीक है, यहां से आप याद रख सकते हैं फर्स्ट वाला संधि, दूसरा पौंडीचेरी की संधि। फर्स्ट वाला संधि क्या था, ए सा पे, कुछ ऐसा ही था, देख लेते हैं, नाम ही अजीब है। फर्स्ट वाला क्या था देखिए, एक्सलासेपल, एक्सलासेपल। फर्स्ट वाला क्या था दोस्तों, एक्सलासेपल। एक्सलासेपल की संधि। ठीक है, तीनों संधि आपको याद हो जाएगा एक जगह, ए पा पे। पे ए से हो गया एक्सलासेपल, ये होता है प्रथम युद्ध में। पा से पौंडीचेरी की संधि और पे से दोस्तों पेरिस की संधि। ठीक है, तीनों यहां से याद हो जाएगा। तो इसको ये ट्रिक याद रखिए, ए पा पे, कर्नाटक की संधि को याद रखने के लिए। ठीक है, तीनों कर्नाटक हो गया। अब देखिए पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, फ्रांसीसी के भाग का निर्धारण हो जाता है वांडीवास के युद्ध में, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। पेरिस की संधि होती है तृतीय कर्नाटक युद्ध में, और इस संधि से क्या होता है, तो फ्रांसीसियों की सभी फैक्ट्रियां वापस कर देता है अंग्रेज, जो उसका कब्जा कर लेता है भाई। तो संधि होता है, बोलता है भाई जितना भी तुम मेरा फैक्ट्री पे कब्जा किए थे हमको वापस कर दो। तो बोलता है ठीक है भाई तू वापस ले ले। तो अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को वापस दे देता है, लेकिन बोलता है कि तुम उस पर किलाबंदी नहीं कर सकते, अपना फैक्ट्री ले लो लेकिन तुम उसको किलाबंदी नहीं कर सकते। मतलब बाउंड्री वाल नहीं होता है कि अपने घर को घेर लिए सुरक्षित रखने के लिए, तो वही है कि तुम अपना फैक्ट्री ले लो लेकिन उसका किलाबंदी नहीं कर सकते। और फ्रांसीसी अंग्रेजों के संरक्षण में व्यापार करेगा, और बोला गया फ्रांसीसियों को कि देखो तुम व्यापार तो करोगे लेकिन मेरे संरक्षण में करोगे। ठीक है, तुमको हमें टैक्स देना पड़ेगा, तुम हम जैसे बोलेंगे वैसे ही व्यापार करोगे, जितना बोलेंगे उतना ही व्यापार करोगे। तो इस तरीके से फ्रांसीसियों को साइड कर देती है अंग्रेज, और अंग्रेज का नॉर्थ साउथ में जिधर पौंडीचेरी वगैरह में अच्छा खासा कब्जा हो जाता है। अब देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। अब बंगाल पे किस तरीके से अंग्रेज अधिकार करते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बंगाल के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खान, बंगाल के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है वो है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान दोस्तों 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया जाता है। इसको 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो उस समय केंद्र में दिल्ली से शासन करता थी, मुगलिया शासन थी, और वही दोस्तों मुर्शिद कुली खान को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त करता है पहले। उसके बाद दोस्तों 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार जो कि मुगल सम्राट होता है वो इसे बंगाल का सूबेदार बना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बना देता है, तो बंगाल का सूबेदार बन जाता है कौन, तो मुर्शिद कुली खान। ठीक है, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान बंगाल में स्ट्रांग होते चले जाता है, और उसके बाद वो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। क्या करता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। ये दोस्तों मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय में ये क्या करता है, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो पूछा जाता है मुर्शिद कुली खान के बारे में कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने, तो मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, इसके द्वारा दो चीज है जिसको आप लोग याद रखेंगे, एक है तकावी ऋण, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि तकावी ऋण किसके द्वारा चलाया गया था, तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा, और ये किससे संबंधित थे, तो ये ऋण जो था दोस्तों एक तरह का कृषि ऋण था। तो इसको याद रखना है कि तकावी ऋण जो कि मुर्शिद कुली खान के द्वारा चलाया गया था वो इस एक प्रकार का क्या था, तो कृषि ऋण था। ठीक है, और ये दोस्तों बीज और मवेशी खरीदने के लिए दिया जाता था। किसके लिए, तो बीज और मवेशी को खरीदने के लिए दिया जाता था। किसको, तो किसानों को, कि ठीक है तुम ऋण लो और बीज खरीदो, खेती करो और साथ ही मवेशी का पालन करो खरीद के।
उसके बाद एक है दोस्तों इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, तो इजारेदारी प्रथा भी कौन चलाता है बंगाल में? तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा। इजारेदारी प्रथा कुछ नहीं होता, ये एक तरह का ठेकेदारी प्रथा होता है, जो कि जमींदारी प्रथा जो थी उसको ठेकेदारी प्रथा के रूप में चलाता है। और इससे क्या होता है, इससे बहुत दुष्परिणाम भी निकलता है, किसानों का शोषण होने लगता है, क्योंकि किसान एक ठेकेदार के अंदर में काम करने लगता है। तो पूछा जाता है कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये दोनों तकाबीरीन और इजारेदारी प्रथा। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है 1727 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन जो था दोस्तों ये मुर्शिद कुली खान का दामाद था, मुर्शिद कुली खान का दामाद था। ठीक है, और ये 1727 ईस्वी में शासक बनता है इसके मृत्यु के बाद, और इसकी मृत्यु 1739 में हो जाती है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इसके बारे में अगर शासन का क्रम पूछ ले बंगाल में तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, उसके बाद शुजाउद्दीन। इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों शुजाउद्दीन का बेटा होता है सरफराज खान। सरफराज खान दोस्तों 1739 ईस्वी में बंगाल का शासक बनता है। बंगाल का शासक बनता है 1739 ईस्वी में। इसको दोस्तों 1740 में अगले साल ही अलीवर्दी खान, जो कि बंगाल में ही एक सेनापति रहता है, बंगाल में ही, तो अलीवर्दी खान ने इसे मार देता है। अलीवर्दी खान इसको मार देता है सरफराज खान को। और किस युद्ध में मारता है? तो गिरिया का युद्ध होता है। तो पूछा जाता है गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1740 ईस्वी में। और किसके किसके बीच? तो अलीवर्दी खान और सरफराज के बीच हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहीं कहीं मिलेगा, एक दो बार ये दरोगा में पूछ चुका है। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध जो हुआ था 1740 ईस्वी में किसके बीच? तो अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच। और इसमें दोस्तों सरफराज खान मारा जाता है। ठीक है, और अलीवर्दी खान बंगाल का नया शासक बनता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे अलीवर्दी खान के बारे में। अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में शासक बनता है बंगाल का, और 1751 ईस्वी में मराठों को उड़ीसा प्रांत और बिहार प्रांत का चौथ देने लगता है। इसके काल में ही आप लोग जानते होंगे मराठों का चौथ काफी फेमस था। चौथ का जो सेंस है एक तरह का ये टैक्स होता था, जो कि मराठा टैक्स, मराठा सरदारों के द्वारा ये टैक्स लगाया जाता था। तो ये उड़ीसा प्रांत और बिहार प्रांत, चूंकि दोस्तों 1922 से पहले बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों एक साथ ही था, एक साथ बंगाल के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, उड़ीसा और बिहार भी। ठीक है, तो उसके बाद इसने यूरोपियों को मधुमक्खी की उपमा दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बंगाल शासक ने यूरोपियों को मधुमक्खी की उपमा दी थी? तो मधुमक्खी का उपमा जो दिया था अलीवर्दी खान दिया था। किसको? तो यूरोपियों को, खासकर अंग्रेजों को। ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खान की 1756 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब आता है सिराजुद्दौला, और यहीं से दोस्तों बंगाल शासकों का अंग्रेजों के साथ क्या होता है? टकराव शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला काफी इंपॉर्टेंट है। 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, सिराजुद्दौला नवाब बनता है। उसके काल में दोस्तों सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो वो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला क्या करता है? 20 जून 1756 को इसके काल में ही एक काल कोठरी की घटना घटती है। ठीक है, इसमें दोस्तों 146 अंग्रेज को पकड़कर एक छोटा सा कमरा में बंद कर देता है, और इसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचते हैं। 146 व्यक्ति में केवल 146 व्यक्ति में केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचते हैं। इसी में से एक था हॉलवेल। ठीक है, और यही काल कोठरी की घटना के बारे में बताता है बाहर आके। ठीक है, 20 जून 1756 को ही दोस्तों ये फोर्ट विलियम पे अधिकार, जो फोर्ट विलियम जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की कोलकाता में, उस पे अधिकार कर लेता है। कौन? सिराजुद्दौला अंग्रेज के फैक्ट्री पे अधिकार कर लेता है। अंग्रेजों को क्या करता है? एक छोटी कोठरी में बंद कर देता है और सबको मार देता है। बस 23 व्यक्ति वहां से जीवित निकलते हैं, और ये लोग भी भाग के क्या करते हैं? हिंद महासागर में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके क्या करते हैं? शरण ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद वो होता है कि मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन चलते हैं मदद के लिए। ठीक है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन मद्रास से नौसैनिक मार्ग से आते हैं। ठीक है, तब तक ये लोग वहां पे छुपे रहते हैं। ठीक है, जब वो पहुंचते हैं रॉबर्ट क्लाइव,
तो उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर से आते हैं और कलकत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद जो युद्ध होता है सिराजुद्दौला के बीच, इसको याद रखना है, बीच की कहानी देख लिए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 डेट आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि प्लासी का युद्ध का डेट भी पूछ दिया जाता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में यह युद्ध होता है, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, ठीक है। और इसमें दोस्तों बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो कि है वो जीत प्राप्त कर लेता है और सिराजुद्दौला की करारी हार होती है, ठीक है। इसके हार का जो मेन कारण होता है वो होता है उसका जो सेनापति मीर बख्शी जो था, वो था मीर जाफर। वो क्या करता है, इसके साथ विश्वासघात करता है और ये इसके कारण नवाब पराजित हो जाता है। होता यह है कि जब युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, उस समय मीर जाफर जो कि देखिए मीर बख्शी होता है, मीर बख्शी के पद पर होता है। अमीर चंद ये दोस्तों एक धनी व्यापारी होता है कलकत्ता का। उसके बाद जगत सेठ जो कि बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर होता है। खादिम खान ये नवाब सेना का सबसे बड़ा भाग का नेतृत्व कर रहा होता है। और मनिक चंद ये कलकत्ता का अधिकारी होता है। ये सभी लोग दोस्तों क्या करते हैं, अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं, जिसके कारण इसमें सिराजुद्दौला काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और होता क्या है कि बस कुछ सेना ही लड़ने जाती है और कुछ जानबूझ के लड़ने ही नहीं जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की भयंकर हार हो जाती है। और हार के बाद मीर जाफर का ही पुत्र होता है एक मीरन क्या करता है, सिराजुद्दौला को मार देता है, ठीक है, सिराजुद्दौला को मार देता है। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मीरन जो है सिराजुद्दौला को मार देता है। तो ये था दोस्तों प्लासी का युद्ध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दो लोग ये भी हैं, इसको भी याद रखा जाएगा। एक है मीर मदान और मोहनलाल, ये भी पूछता है। ये दोनों जो थे वो वफादारी के साथ सेना के साथ लड़े थे, वफादारी के साथ लड़े और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। मीर मदान और मोहनलाल ये दोस्तों सिराजुद्दौला का साथ देते हैं प्लासी के युद्ध में और ईमानदारी के साथ युद्ध में लड़ते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मीर जाफर जो है दोस्तों, मीर जाफर 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है, तो मीर जाफर 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। उसके कंपनी अब जब इसे नवाब बना दिया जाता है, चूंकि ये अंग्रेजों का साथ दिए रहते हैं प्लासी के युद्ध में, तो अंग्रेज मीर जाफर को क्या करता है, बंगाल का नवाब नियुक्त कर देता है। अब नियुक्त कर देता है तो अब अंग्रेज को भी गिफ्ट चाहिए। मीर जाफर खुश हो जाता है कि चलो भाई हमको राजा बना दिया तो हम इसको तुमको गिफ्ट देंगे। तो वो क्या करता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार दे देता है। अंग्रेजों को बोलता है कि जाओ तुम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरे मुक्त रूप से व्यापार करो, खुली छूट है तुम्हें, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना जो है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, अभी भी ये जिला डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। तो 24 परगना की जो जमींदारी थी वो भी अंग्रेजों को दे देता है, ठीक है, कि चलो अब से तुम 24 परगना तुम्हारा हुआ। उसके बाद क्लाइव को 20 लाख रुपया देता है घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में, और वाटसन को 10 लाख रुपया देता है कि भाई लो ऐस करो, तुमने हमें मदद किया, ठीक है। तो क्लाइव को 20 लाख देता है। इस तरीके से मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद ही दोस्तों भारत में अंग्रेजों के भारत के अधिकार का रास्ता खुल जाता है। तो पूछा जाता है किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का रास्ता खुल जाता है या अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो प्लासी के युद्ध के बाद ही दोस्तों क्या होता है, रास्ता खुल जाता है अंग्रेजों का, ठीक है, भारत में। उसके बाद 1760 ईस्वी में कंपनी ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बना देता है। होता क्या दोस्तों, मीर जाफर जो है, अब दोस्तों सब कुछ इतना दान दे देने के बाद राजकोष में कुछ बचता है नहीं। मीर जाफर जो है मतलब अंग्रेजों के जो सेनापति थे और उन लोगों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उसकी मांग को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अंग्रेज जो है गुस्सा के मीर जाफर को जगह उसका एक दामाद रहता है मीर कासिम। मीर कासिम जो है ये दामाद रहता है दोस्तों, दामाद है किसका, तो मीर जाफर का, ठीक है, मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम। इसको नया नवाब बनाता है 1760 ईस्वी में,
लेकिन क्या होता है देखिए, मीर कासिम जब 1760 ईस्वी में नवाब बनता है तो मीर कासिम जो है अमीर कासिम भी शुरुआत में खुश हो जाता है और वो भी अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी दे देता है कि भाई तुम लोग जमींदारी वहाँ का तुम करो। लेकिन फिर भी मीर कासिम को अभी अंग्रेजों के साथ नहीं बनता है। दस्तक के दुरुपयोग के कारण के मुद्दे पर अंग्रेजों से मीर कासिम का टकराव हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, मीर कासिम मुर्शिदाबाद को छोड़कर मुंगेर की तरफ आता है और मुंगेर में अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, मुंगेर कहाँ पे है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, बिहार आ जाता है और बिहार के मुंगेर में राजधानी बनाता है। तो पूछा जाता है कि मुंगेर को कौन राजधानी बनाया था, कौन बंगाल का नवाब था, तो मीर कासिम मुंगेर को बिहार में राजधानी बनाता है। और मुंगेर में दोस्तों यहीं पे मीर कासिम के द्वारा बंदूक की फैक्ट्री लगाई जाती है। ठीक है, बंदूक की फैक्ट्री, ये भी पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, किसके द्वारा लगाया गया था, बंदूक की फैक्ट्री। और अभी भी ये फेमस है, मुंगेर में बंदूक का निर्माण होता है काफ़ी बड़े स्तर पे। ठीक है, तो मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करता है। उसके बाद दोस्तों मीर कासिम और अंग्रेज के बीच भी युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम, और पहले क्या होता है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध होता है। ठीक है, छोटा सा युद्ध होता है। उसके बाद मीर कासिम भाग जाता है वहां से, और भागकर मीर कासिम मिलता है 2 लोगों से। खुद तो डूबे थे, 2 लोगों को और लेके डूबते हैं। 2 लोग हैं दोस्तों, एक है दोस्तों शुजाऊ दौला और दूसरा है शाह आलम द्वितीय। शुजाऊ दौला जो होता है दोस्तों ये अवध का नवाब होता है और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट होता है। ठीक है, ये दिल्ली से शासन करता है। अब मीर कासिम जो है इन दोनों के साथ मिलता है और इन दोनों को बोलता है कि तुम हमें साथ दो, हम तीनों मिलके अंग्रेजों के साथ युद्ध करेंगे। ठीक है, और इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध जो होता है अंग्रेज और संयुक्त सेना के बीच होता है। अब संयुक्त सेना में कौन कौन था, तो मीर कासिम, शुजाऊ दौला जो कि अवध का नवाब था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध जो होता है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर दोस्तों बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग जानते हैं। यहीं पे दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो, और इधर तीनों संयुक्त सेना थी, मीर कासिम, शुजाऊ दौला और शाह आलम द्वितीय की। लेकिन इसमें भी दोस्तों अंग्रेज जो होता है वो जीत जाता है और ये जो संयुक्त सेना थी तीनों की, वो हार का सामना करना पड़ता है तीनों सेना की। ठीक है, इस युद्ध के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, 1763 ईस्वी में पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। 1763 ईस्वी में पुनः मीर जाफर को नवाब बने। अंग्रेजों को लगता है यार मीर कासिम से अच्छा तो हमारा मीर जाफर ही था, कम से कम कुछ देता तो था। मीर जाफर तो पूरा बगावत पे आ गया। वो क्या करता है, मीर कासिम से लड़ाई कर लेता है और मीर जाफर को फिर से नवाब बना देता है। मीर जाफर भी सोचता है कि हमारा दामाद जाए भाड़ में, हमें मिल रही है बंगाल की नवाबी, हम करेंगे बंगाल पे राज। ठीक है, तो वो फिर से मीर जाफर गद्दी पे बैठ जाता है। और बक्सर के युद्ध के समय यही तो, इसीलिए बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में, उस समय पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो बक्सर के युद्ध के समय जो होता है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब होता है वो कोई और नहीं, मीर जाफर ही होता है। ठीक है, और बात करें बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन रहता है, तो इसको भी देखेंगे। तो बंगाल का गवर्नर रहता है दोस्तों, नवाब नहीं, बंगाल का गवर्नर जो रहता है वो रहता है वेंसी टाट जो रहता है बंगाल का गवर्नर रहता है। तो ये भी पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसी टाट था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है। बक्सर का युद्ध जैसे ही अब हरा देता है, अब देखिए कर्नाटक के युद्ध में उधर फ्रांसीसियों को हरा दिया, दक्षिण बिहार में कब्जा हो गया, इधर प्लासी के युद्ध में बंगाल पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ तीनों सेना को हरा दिया, मतलब अवध पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का, उसके नियंत्रण में आ जाता है। दिल्ली पे शाह आलम द्वितीय जो कि संयुक्त सेना में, वो भी हार जाता है, तो केंद्र में भी। तो इस युद्ध के साथ ही दोस्तों अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो जाता है। ठीक है, पूछा जाए किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में सत्ता स्थापित हो जाता है, तो अंग्रेजों का दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, सत्ता स्थापित हो जाता है। ठीक है,
बक्सर के युद्ध के बाद। और ये दोस्तों बक्सर का युद्ध सर्वाधिक निर्णायक युद्ध होता है, किसके लिए? तो अंग्रेजों के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि अंग्रेजों के लिए सबसे निर्णायक युद्ध कौन साबित होता है? तो बक्सर का युद्ध। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि होती है। एक है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को होता है। किसके किसके बीच? 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, ये संयुक्त सेना में मुगल सम्राट रहता है, देखे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। और इस संधि में यह बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी दे दिया जाए, पूर्ण रूपेण दे दिया जाए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या मांगा जाता है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1665 को। 16 अगस्त 1665 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। और इस संधि ये संधि जो होता है क्लाइव और सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब होता है, आप लोग देखे थे बक्सर के युद्ध में। तो क्लाइव और सुजाउद्दौला, अब सुजाउद्दौला को बोलता है क्लाइव आ अब तुम्हारे साथ भी संधि करेंगे, तो उसको बुलाता है इलाहाबाद में और उसके साथ भी संधि करता है और बोलता है कि तुम तो संयुक्त सेना में हमारे खिलाफ युद्ध लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो युद्ध का हर्जाना कौन देगा? तो कंपनी युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख का डिमांड रखता है। किसके साथ? सुजाउद्दौला के साथ। और सुजाउद्दौला 50 लाख देता है किसको? क्लाइव को। साथ ही ये निर्णय लिया जाता है कि अब अवध भी जो है दोस्तों अंग्रेजों के नेतृत्व में शासन करेगा। ठीक है, अंग्रेजों के नेतृत्व में ही अवध का भी शासन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बंगाल पे और बक्सर के युद्ध के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पे लगभग काबिज हो जाता है अंग्रेज। ठीक है। अब धीरे धीरे देखेंगे आगे मराठा के साथ कैसे अंग्रेजों का युद्ध होता है। और उसके बाद दोस्तों मैसूर युद्ध, जहां पे टीपू सुल्तान, हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे, ये पूछा जाता है। तो कल के वीडियो में हम फिर मिलते हैं 11 बजे। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आप लोग को। इसी तरीके से पूरा फ्री में लेक्चर लाते रहेंगे। और आपको देखिएगा कि पेड कोर्स भी अगर आप लोग लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़ाया जाएगा। आप बस इसके बाद क्या कीजिए कि ऑब्जेक्टिव कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव से कीजिए, क्रॉन ऑब्जेक्टिव से कीजिए, या फिर घटना चक्र का पूर्वालोकन कीजिए। आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चन आपको यहीं से हो जाएगा। जो 10% क्वेश्चन आपको बचेगा उसको आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में इसको नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको 100% तैयारी हो जाएगी। ठीक है।